मैं सच्चा तुम झूठे, आरोप प्रत्यारोप, तू तड़ाक, वार पलटवार, आर पार, ये चुनावी बंगाल है। राम जी करेंगे बेड़ा पार, जिसको लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। अमित शाह के बंगाल दौरे से अब सियासी लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे का पहला दिन था और आज ही ममता के दाहिने हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मिदनापुर की एक जनसभा के दौरान टीएमसी और लेफ्ट के कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। खुद अमित शाह ने इन लोगों को पार्टी ज्वाइन करवाई। शुभेंदु अधिकारी के अलावा कबरील इस्लाम, शीलभद्र दत्ता और टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने मंच पर ही अमित शाह के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया, जिसके बाद अमित शाह ने टीएमसी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। यहाँ पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, पॉकेट में। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच। ममता दीदी, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए। ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं, वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलने वाला। अमित शाह ने अपनी जनसभा में ममता पर हमला बोला और टीएमसी पर एक के बाद एक कई बार ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन शाह ने अपने भाषण की समाप्ति जय श्री राम के नारे के साथ की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जोर से बोलिए, बनाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। इससे पहले बंगाल दौरे के पहले दिन शाह ने कोलकाता के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और वो वहां पहुंचे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें। दोपहर में मिदनापुर के सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा की। इसके बाद यही स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को भी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे देवी महामाया मंदिर में पूजा की। यहां से शाह मिदनापुर के बेलीजुरी गांव गए। यहां एक किसान परिवार के यहां उन्होंने खाना भी खाया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें। शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे के दौरान अगर
उनके अलग अलग जगह पर जाकर पूजा पाठ खान पान, अगर ये सब कुछ हुआ तो ऐसे में कुछ सवाल उठने भी लाजमी है। और बंगाल को बीजेपी की इस हुंकार से ये सवाल है, बंगाल में शाह की ललकार, चुनाव में पहले ममता की हार, परिवारवाद भ्रष्टाचार पर वार, अब की बार 200 पार, ममता को शाह का चेकमेट, बंगाल का एजेंडा हुआ सेट, बंगाल में जय श्री राम 2021 में बनेगा काम। जी हां, इन्हीं सवालों के साथ देश का सवाल में बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में सियासी दलों के नुमाइंदे हैं। प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता लाल सिंह, जी हां, इकबाल सिंह लालपुरा साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ टीएमसी समर्थक राजनीतिक विश्लेषक अनिर्बान बनर्जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ, जी हां, सुनीत चोपड़ा साहब रोज लगातार देश का सवाल में एक तजुर्बा लेकर बैठते हैं, 6 दशक से ज्यादा का तजुर्बा। जी हां, ऐसे सुनीत चोपड़ा साहब लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार साहब, जी हां, प्रेम कुमार जी, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपकी विचारधारा कांग्रेस के आसपास होती है, लेकिन आप एक बेहतर राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ रंजन भट्टाचार्य साहब, जी हां, बंगाल पर आपकी हमेशा से पैनी नजर रही और आपने बंगाल को करीब से जाना, समझा और उसके साथ साथ उसको एहसास किया है। आप वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल अनिर्बान, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे याद आता है टैगोर साहब की वो लाइन, दिन बोले मोर सोनार खोछाए रोइलो ना। बढ़िया याद कर। रविंद्रनाथ ठाकुर का नेशनलिज्म पर एक लेख है जो कि विख्यात एक लेख है। वो नेशनलिज्म पर उनका जो वक्तव्य है, अगर वो आज सामने रखा जाएगा तो बीजेपी का जो नेशनलिज्म को लेकर नैरेटिव है वो तो ध्वस्त हो जाएगा साहब। ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर को ये पकड़ रहे हैं, खुदीराम बोसू को पकड़ रहे हैं, ये सिर्फ वोटों के लिए है, ये दिखावा है, छलावा है। खुदीराम बोसू जब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ अपना लड़ रहे थे, अपना जान दे दिया, तो आरएसएस क्या कर रहा था? आरएसएस जिसके साथ अमित शाह जी का ताल्लुक है, वो तो ब्रिटिश के लिए काम करते थे। तो आज भाई, जब आप ब्रिटिश के लिए काम करते थे तो वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाले के उस क्रांतिकारी के मूर्ति को जाकर अगर आप माला देते हो तो इसको क्या कहते हैं? इसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। देखिए अनिर्बान ये सियासत है, अनिर्बान ये सियासत है और बंगाल ये राजनीति करने गई है पार्टी। वहां पर राजनीति में साम दाम दंड भेद सब जायज होता है, ये शास्त्र भी कहते हैं। अनिर्बान, बेशक वो राजनीति करे, पर बांग्ला में जो राजनीति है उसमें कुछ नीति भी होता है, कुछ आदर्श भी होता है। ये आदर्श को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, ये क्षमता दखल करने के लिए जो कर रहे हैं, इसमें कोई नीति नहीं है। परिवर्तन हो बे अनिर्बान, परिवर्तन हो बे, बदलो भी हो बे। इस समय वहां पर जो हालात है, बीजेपी कह रही है अनिर्बान कि जिस तरह से कट मनी कल्चर, करप्शन, बालू, सीमेंट, कोयला, ये सारी बातें, और लोगों तक तो जो जन सुविधाओं की योजनाओं के पैसे वो तक नहीं पहुंचे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि किस आदर्श के साथ ममता बनर्जी वहां पर लोगों के बीच जाएंगी? यही बीजेपी कह रही है। और जनता जनार्दन है, जनता दीनानाथ है। अगर जनता को ये लगेगा कि वाकई जो बीजेपी कह रही है ये सच है, तो अनिर्बान इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, मैं वो जो कटमनी कोयला को लेकर जो भी बता रहे हैं वो बताते जाए। ये लोग ही बता रहे थे ना, शुभेंदु अधिकारी चोर है। वो नारोदा का वो वीडियो अपने पार्टी ऑफिस से वो दिखा कर बता रहे थे मुकुल राय चोर है, शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ा चोर है। तो आज उसी उन्होंने जिसको चोर कहा, उनको अमित शाह बगल में बैठा कर माला पहना रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि वो चोर है तो ये चोर की पार्टी बन गई। अब तो स्टेट बीजेपी जो रहा, उसका टॉप टीयर लीडरशिप 70% तो टीएमसी से जाने वाले लोग हैं, जिनके खिलाफ इनका चोर वाला वो था। आज मुकुल भाग इन्होंने ही कहा था, मुकुल राय टीएमसी में जब तक थे तब तक वो 100 बने हुए थे अनिर्बान।
मैं तो TMC कुछ में भी जब नहीं तक कर थे, रहा तब हूँ। तक साव थे। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आइए था। बीजेपी से पूछ लेते हैं। अनिर्बान, आप बने रहें। आपके जवाब देने का तरीका और अंदाज जो है वो बेहतर तरीके से आप चीजों को समझकर जवाब देते हैं। आप बने रहें, अभी बहुत सारे सवाल आप पर और आएंगे। इकबाल साहब, आज ताल ठोक के कहा गया है जय श्री राम 200 के पार। 3 से 200 कैसे होंगे? किस ताकत के बूते कह रहे हैं आप कि आप 200 पहुंच जाएंगे? सुनामी आएगी। आज 9 MLA साहबान, 1 MP, कितने और लोग सभी पार्टियों से ये समझ के आए हैं कि बंगाल को शांति दे सकता है, अमन दे सकता है और विकास दे सकता है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। इससे पहले भी हमारे ऊपर विश्वास जिताया था और अब हम 200 के पार जाएंगे और ये कभी नहीं होने देंगे कि किसी भी जब हमारी सरकार होगी तो ममता जी को पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएं और उन पे हमला हो और उनकी सुरक्षा भी ना की जाए। 300 आदमी हमारे 2 वर्कर जो हैं वो 2 साल में उनको शहीद कर दिया जाए। ये कैसी कानून व्यवस्था है और लोग इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? अनिर्बान, कैसे बर्दाश्त किया जाए? आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा जब बीजेपी ललकार रही है? नहीं सर, मैं तो पहले ये बात बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, 10 अलग अलग चैनल में 10 अलग अलग प्रवक्ता बीजेपी का ये जो संख्या ये बताते हैं कि कितने मारे गए, ये 10 अलग अलग नंबर बता देते हैं। कोई आप बता दो, आप बता दो अनिर्बान, आप बता दो इनके आंकड़े अलग अलग हैं, आप बता दीजिए। चलिए आप बताइए। भाई क्लेम तो इनका है, मैं तो क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ। क्लेम इसका है। आप ये मानते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? बीजेपी विधायक की हत्या हुई नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई नहीं, पुलिस स्टेशन के सामने गोली चली नहीं। मनीष जी, मैं आपको डेटा बताता हूँ। एनसीआरबी का डेटा है 2015 से 2019 तक पॉलिटिकल वायलेंस का जो टॉप 3 स्टेट्स है वो है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये एनसीआरबी का डेटा है, मेरा नहीं है। जो भी बीजेपी कहा, जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने कहा, मैं वही बता रहा हूँ। उसी से इनका जो दावा है वो कट जाता है। तो ये झूठ बोलते हैं भाई साहब। ये झूठ बोलने से राजनीति वेस्ट बंगाल में चलने वाला नहीं है। आपने 2019 में जीत लिया, 18 सीट सही है, लेकिन उसके बाद जो 3 बाई इलेक्शंस हुए जिसमें 2 बीजेपी के थे, दिलीप घोष का खुद का सीट आप लोग हार गए। तो ग्राउंड रियलिटी जो है, आपसे जो समर्थन आपको मिला 2019 में, वो खिसक चुका है साहब। तो ये स्पेक्टेकल बनाकर अमित शाह जी आए, एक फुटबॉल ग्राउंड जैसे छोटे मैदान पर वो कैमरा दिखा रहा है, बहुत लोग हैं। अरे फुटबॉल मैदान जैसे छोटे ग्राउंड पर तो उनसे बहुत लोग दिखेंगे। आपको अगर उतना क्षमता है, ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में जाओ जहाँ लाखों लोग हो जाता है। सीपीएम का आज अगर कोई मीटिंग होता है तो लाखों लोग जमा हो जाता है। किसानों को लेकर 3 दिन पहले उन्होंने जो रैली किया उसमें 50-60 हजार लोग किसान आ गए थे। तो बीजेपी का उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो स्पेक्टेकल जितना भी बना लीजिए, ग्राउंड रियलिटी वैसा नहीं है। जी हाँ, ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इकबाल साहब, आप लोग शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी, और आंकड़ों की बाजीगरी। अनिर्बान कह रहे हैं कि ये जमीनी हकीकत नहीं है, लेकिन अनिर्बान ये नहीं जान रहे कि एक एक कर लगातार जो दीदी के किले से उनके सिपा सालार निकलते जा रहे हैं तो किला कमजोर भी होता जा रहा है। अनिर्बान को ये मंजूर नहीं। आप लोग आंकड़ों की बाजीगरी रोकें। इकबाल साहब, हम आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करते। हमने ये भी आज कहा माननीय अमित शाह जी ने कि क्या आपको 6,000 रुपया हर किसान को चाहिए? अगर चाहिए तो ममता जी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसानों के हक में नहीं है, किसानों के खिलाफ है। जो किसान की आमदन केंद्र सरकार सीधा पैसा देना चाहती है, ममता दीदी उसको भी किसानों को रोक के बैठी हुई है। हम आंकड़ों की बात अपने पास से नहीं करते, हम सच की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। जी, आप विकास की बात करते हैं। सुनीत चोपड़ा साहब जब आप जवाब दे रहे थे इकबाल सिंह जी, सुनीत जी को ये बात गवारा नहीं। सुनीत जी, बात हो रही है 3 से 200 की, ताल ठोक कर 200 के पार 294 में से। मेरा ये कहना है कि जो लोग
22 किसान को दिल्ली की सड़कों पे मरने देते हैं और बात करने को तैयार नहीं हैं, और फिर किसान के घर में रोटी खाते हैं, तो मेरे पंजाब में एक लफ्ज होता है नमक हराम। मेरा ये कहना, आदमी कुछ भी हो सकता है लेकिन नमक हराम ना हो, मेरा यही जवाब है। जी, लेकिन अनिर्बान आपकी तारीफ कर रहे थे, सीपीएम की रैली में लाखों लोग उमड़े, भीड़ को लेकर बात हो रही है कि आंकड़ों की बाजीगरी, भीड़ भी जो है एक हाँ मुझे मालूम है। जी सुनील जी जवाब दें। ये झूठ बोलते हैं। बीजेपी ने कभी सच बोला है? बीजेपी ने कभी सच बोला है? मेरे को बता दो एक सच बोला हो। सुनील जी, हमारे प्रधानमंत्री कह गए अगली बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप हार गए। अमेरिका तक तो झूठ बोला है, और क्या बोलना है? सुनील जी पूरे सम्मान के साथ, जी आपके सियासत की समझ को सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा, आखिर सियासत में सच कौन बोलता है, इसके अनुसंधान में मैं भी लगा हुआ हूं और ये अध्ययन कर रहा हूं कि आखिर सियासत में सच कौन बोलता है। सियासत में बहुत मेरे लोग साथ सच बोलते हैं। सुनील जी, देखिए, मैंने पूरी जिंदगी देखी है अनेक दलों की, लेकिन मैं कह सकता हूं सियासत में बहुत लोग सच बोलते हैं। जी, मैं आऊंगा और किसी बहस में इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर सियासत में सच बोलने वाले वो कौन लोग बचे। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, जिस पार्टी की विचारधारा को आप बड़ी ताकत के साथ रखते हैं, वो तो अध्यक्ष चुनने, अध्यक्ष पहचानने और पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा इसमें लगी है। पश्चिम बंगाल में लगातार बड़े बड़े सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं ये पता करने की आखिर जमीन कैसी है। 3 में ना 13 में टिटहरी नहीं चलेगी। देखिए मनीष जी, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किस बात की चर्चा कर रहे हैं? एक रैली हो रही है, एक राजनीतिक पार्टी की एक रैली हुई है, और उस रैली को एक इवेंट बनाया गया है, और इस इवेंट को बनाने के लिए कि साहब आ रहे हैं, कुछ लोगों को जुटाओ, पार्टी में लाओ ताकि वो इवेंट बने। और इस देश के तमाम राष्ट्रीय चैनल, मैं कहता हूं पत्रकार होने के नाते, इस देश का तमाम राष्ट्रीय चैनल जो है अपना सबसे महत्वपूर्ण जो नेशनल रिपोर्टर है उसको पश्चिम बंगाल में कैंप करा रहा है। इसके मतलब क्या है? आने वाले समय में ये मीडिया के सहयोग से जो होने वाला है, मीडिया चैनल भी आ रहा है पश्चिम बंगाल के। प्रेम जी, मेरा सवाल आपसे, आप जिस पार्टी की वकालत करते हैं या उस विचारधारा को आप पसंद करते हैं, वो नेता भी पश्चिम बंगाल चले जाएं, उनका भी इंटरव्यू करेंगे। वो तो इंटरव्यू देने से बचते हैं, इसमें हम कहां से गुनहगार? मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं किसी एक चैनल की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो पूरे देश के राष्ट्रीय चैनल की बात कर रहा हूं। सब पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे हैं और एक रैली को इस तरह से इवेंट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अरे आज की डिबेट ये होनी चाहिए कि अमित शाह की रैली में मास्क लगाए हुए, बिना मास्क लगाए अमित शाह रैली कैसे कर रहे थे। आज की बात यह होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कहां थी गृह मंत्री की रैली में। यह सवाल गायब है नेशनल मीडिया से। ये रैली का ये जो प्रचार प्रसार है इसकी निंदा की जानी चाहिए और राष्ट्रीय चैनल्स को अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए। राजनीति प्रेम जी, जिस तरह से गृह मंत्री ने वहां पर ताल ठोककर कहा है, आज मौजूदा स्थिति में 3 सीटें हैं लेकिन 200 के पार जाने की बात है। आपको नहीं लगता ये बहस का मुद्दा होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि सरकार उखाड़ फेंकने की बात हो रही है? अगर बंगाल में सब कुछ ठीक है, एक के बाद एक नेता लगातार भागम भाग भगदड़ मची है, इस पे चर्चा हो रही है। जी हाँ, कुछ महीनों बाद वहां पर सियासी मैदान, जमीन अभी से वहां पर तपने लगी है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, आपने जो कंसर्न उठाए ये भी जरूरी है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं, मास्क क्यों नहीं, लेकिन जिस बड़े कैनवस पर अगर देखकर बात करें परिप्रेक्ष्य में, तो सियासी बवाल है, इसलिए देश का सवाल है और ये चर्चा हो रही है जिसमें आपको भी न्योता दिया गया। हमारे साथ रंजन भट्टाचार्य हैं। रंजन जी, मां माटी मानुस दीदी भूल गई, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। मनीष जी, आप बहुत सीजन और एक बहुत अच्छे एंकर और पत्रकार हैं। धन्यवाद आपका। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और मेरा आपकी जो इंट्रोडक्शन आप देते हैं और जैसे आप
स्थापित करते हैं लोगों के सामने, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बुलाए आपकी प्रोग्राम में, मैं आपकी तारीफ हमेशा करते रहूंगा। अभी आ रहा हूं आपकी सवाल की जवाब देने। सवाल इस बात की है कि अमित शाह जो प्रेम कुमार जी ने कहा है वो सही बोला है। तो एक तो ये कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर 8 बजे शाम को बोलता है, 12 बजे से आज रात से ही हमारे पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हो जाए। कर दिया उन्होंने लॉकडाउन। जैसे इससे पहले डीमोनेटाइजेशन के लिए बोल दिया कि काल से 2000 रुपया बैन हो गया है, नोट। इस तरह का बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम लिया है। मेरा सवाल ये है कि भाग दौड़, इतने हल्ला, होम मिनिस्टर मेदिनीपुर में जाके बंगाल की दौरा करके इतने सारे लीडर को लेके आ रहा है। कितना लीडर को लेके आया? टोटल 9 एमएलए, 1 एमपी और 1 एक्स एमपी, ये टोटल शुभेंदु अधिकारी का साथ आया है। 1 सीपीएम, 1 सीपीआई, 1 कांग्रेस, 6 तृणमूल का। कितने में 211 इलेक्टेड बाय तृणमूल सिंबल, और उसका बाद कांग्रेस और वाम फ्रंट की लीडर लोग, एमएलए लोग जो ज्वाइन किया, मिला के करीब 230 की जगह में तृणमूल से 6 तृणमूल का है और 3 अलग पार्टियों की है। ये टोटल स्ट्रेंथ आज गया है। और क्या स्लोगन हो रहा है? ममता दीदी आप आगे जाके अकेली रहेंगे तृणमूल में, बाकी सब छोड़ के चला जाएगा। जब तक वो उस दिन आएगा, जब तक उसकी ये सपना सार्थक होगा, तब तक पता नहीं कितने लोग बचा कुचा रहेंगे। वो साल आने में, वो सपना पूरा होने में बहुत साल लगेगा। दूसरी बात, हवाई जहाज अपना जेट फ्लाइट में जाके 294 सीट भी डिमांड कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि बीजेपी लेके जाएगा। मूल में क्या होगा, मई महीना 2021 में पता चलेगा। इतना आसानी नहीं है, कहना बहुत आसानी। जी जी, रंजन साहब आएंगे आपके पास। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, इकबाल साहब, इस समय जो बात हो रही है, टीएमसी से जो बगावत होकर आपके पास आ रहे हैं, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। और जो लोग आपके पास आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें भय है, इन्हें डर है अपने अपमान का, कि कहीं ममता दीदी इन्हें टिकट ना दे तो फिर ये जाए तो जाए कहां। ममता दीदी ने इनको पहले टिकट क्या सोच के दी थी? अब इन्होंने 5 साल में ममता जी को अच्छी तरह से देख लिया है। ममता जी का घर लंका उजड़ रही है, उनके घर को आग लगी हुई है, और सभी लोग भाग के हमारे पास आ रहे हैं। वो भी राजनीतिक लोग हैं, वो जानते हैं कि किसके पक्ष में जनता की आवाज है। हमारे पक्ष में जनता है, और हम वहां बंगाल में सरकार बनाएंगे, इंसाफ देंगे, अनुशासन देंगे, और जो वहां अमन कानून है उसकी स्थिति ठीक करेंगे। जी, सोनार बांग्ला का सपना कैसे पूरा करेंगे आप? देखो, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जो है, ये इसमें विवेकानंद जी की धरती है, रामकृष्ण परमहंस जी की धरती है। यहाँ वो सब कुछ होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का सपना था। हम उसको सभी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम उनको अपना आदर्श लेके चले हैं, और उसी पे चल के बंगाल का पुनर्निर्माण करेंगे, जो 50 साल से वहां पंजाब बंगाल की बुरी हालत है। जी अनिर्बान, अगर टीएमसी में सब कुछ ठीक है तो एक एक कर बड़े नेता, बड़े चेहरे क्यों खिसकते जा रहे हैं? क्यों बीजेपी पसंद है इनको? अनिर्बान,
देखिए, बड़े चेहरे का अगर आप बात करते हैं तो बड़ा चेहरा तो सिर्फ एक ही था, शुभेंदु अधिकारी, वही बड़ा चेहरा था। राजीव और बनर्जी जो थे, वो सब बड़ा नहीं राजीव था। बनर्जी, जितेंद्र वो तिवारी, अभी- जितेंद्र वो तो तिवारी कोई- हालांकि नहीं, वो तो उन्होंने गए ब्रेक नहीं। लगा दिया, गियर चेंज किया है उन्होंने। राजीव बैनर्जी भी ऐसा कभी नहीं बोले कि हम जाएंगे, अगर कभी जाते हैं तो तब बातचीत करेंगे। तो एक ही बड़ा नाम था शुभेंदु अधिकारी, और हम लोग को पता है कि क्यों वो गए। वो हालांकि वो टीवी पर नहीं बता सकते, दिलीप लेकिन मैं घोष, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, मुकुल राय, ये सारे बड़े नाम कभी टीएमसी के हुआ करते थे। जी, दिलीप घोष कभी नहीं थे, मुकुल राय थे। मुकुल राय। दिलीप घोष नहीं, हाँ जी। तो मैं शुभेंदु अधिकारी को लेकर बात अगर करूं, शुभेंदु जी ने बोला था कि मुझे मौका नहीं मिला, कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ममता बनर्जी के अलावा, वो सीएम है, उनके अलावा सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के पास 35 दफ्तर थे, सारे मिलाकर। मंत्री थे, चेयरमैन थे, किसी का डायरेक्टर थे, कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है, 35 ऐसे दफ्तर उनके पास था। पूरे अधिकारी फैमिली में एमपी है, एमएलए है, चेयरमैन है, काउंसिलर है, मिनिस्टर है, डायरेक्टर है। मैं मतलब उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिला। मुझे तो पता नहीं सर, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस कैसे दिया जाता है। अगर वो बताते कि भाई साहब ममता बनर्जी को हटाकर मैं खुद सीएम बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बीजेपी गया, तो भाई ठीक है, तो बीजेपी बता दे कि शुभेंदु अधिकारी उनका सीएम कैंडिडेट है, तो हम मान जाएंगे। ये क्या है पहली बात। दूसरी बात, वो भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे थे। तो भाई साहब, भ्रष्टाचार अगर हो रहा था तो 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? जब बीजेपी आपके खिलाफ आवाज उठाया कि शुभेंदु अधिकारी चोर है, तो आपने कहा नहीं, बीजेपी झूठ बोल रहा है, मैं चोर नहीं हूँ। और अब खुद वो जाकर बीजेपी के गले पड़ गए कि आपने मुझे चोर बोला, तो मैं आ गया भाई आपके पास। अनिर्बान, बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं अभी 60 से 65 आपके विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कभी भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बढ़िया है। तो भाई, बीजेपी अगर टीएमसी का जो कैडर है, जो लीडर है, उनको लेकर बनना है, तो उसका बीजेपी नाम क्यों दे रहे हैं भाई? वो टीएमसी बी बता दे, तो वो वही होगा ना, टीएमसी रहेगा, टीएमसी बी रहेगा। इसमें बीजेपी कहाँ पर है? अगर टीएमसी जैसा 100 से ज्यादा लोग, तो आप ये कहना चाह रहे हैं अनिर्बान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीएमसी इस समय वामपंथ है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बीजेपी का बात बोल रहा हूँ। वो कहते हैं टीएमसी बहुत खराब पार्टी है, बहुत करप्ट पार्टी है। सुनीत जी, अनिर्बान आऊंगा। सुनीत जी, अमित शाह ने कहा है कि टीएमसी, कांग्रेस, वामपंथ सारे नेता एक एक छोड़ सीधे बीजेपी के पास आएंगे और ममता अकेली रह जाएंगी। वामपंथ और ये सबके नेता भी कतार में खड़े हैं बीजेपी में आने के लिए। सुनीत जी, मैं तो सिर्फ, हाँ, मैं आपका जवाब देता हूं। मैं तो सिर्फ 2 घटनाएं याद कर रहा हूं। एक तो अभी हुई मेरे साथ पिछले डिबेट में। तिवारी जी जो आसनसोल के मेयर हैं, उन्होंने साफ कह दिया मैं कभी बीजेपी में जाऊंगा नहीं, मैं तृणमूल में हूं। और मुझे लगता है कि एक वो टाइम भी आ सकता है जब शुभेंदु भी वो पवार की तरह महाराष्ट्र में एक रात में शपथ ली, दूसरे दिन माफ कर दिया और तीसरे दिन सरकार गिर गई। तो बीजेपी को थोड़ा अक्लमंद होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, थोड़ा अकल रखिए। तीसरी चीज, मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि हमारे यहां जब पंजाब में जलियांवाला बाग हुआ तो टैगोर ने अपना नाइटहुड का, सर की पदवी वापस कर दी थी। इतने बड़े दिमाग के आदमी थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ये बंगाल में गए, टैगोर की बात की, कई लोगों की बात की, लेकिन काजी नजरुल इस्लाम का नाम नहीं ले सके हमारे होम मिनिस्टर। जी, सुनीत जी, बंगाली कल्चर सुनीत नहीं है चोपड़ा, किसी भी धर्म इकबाल में। सिंह लालपुरा साहब, अनिर्बान बनर्जी और मेरे साथ मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है। जी हाँ, आइए लौटते हैं अपने देश के सवाल की बहस की ओर। जी हाँ, रंजन साहब, इस समय बात की जा रही है आखिर ममता बनर्जी क्या टिक पाएंगी? इस समय बीजेपी की जो सुनामी चल रही है, एक एक कर जो नेता बीजेपी की ओर बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री ने यह तक कह दिया कि संख्या यह भी हो सकती है कि कहीं दीदी अकेली ना हो जाएं। आपको लगता है बंगाल की सियासत में, रंजन साहब, ममता बनर्जी इज स्टिल लार्जर देन लाइफ? Well, so
मेरा जहाँ तक समझ है बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में, मैं आपको ये बात जरूर कह सकता हूँ कि जब तक, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपकी हम सारे प्रोग्राम में एक ही बात दोहराता हूँ मैंने, कि जब तक बीजेपी पार्टी लगातार 365 डेज, हर साल की 365 डेज लोगों का साथ संपर्क रखे, काम करे लोगों की हित में, और एकदम बूथ वाइज वो काम करे, और उसकी सच में साथ में रह के उसको, उसकी माइंड को जीत सकते हैं, उनको अपने तरफ ले आ सकते हैं, तब तक बीजेपी की ये सोच नहीं होना चाहिए। रंजन साहब, मेरा सवाल है आपसे, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि बीजेपी रहकर बूथ वाइज काम करे। वहां पर काम कहां करने दिया जा रहा है? ये कहा जा रहा है बाहरी पार्टी है, हिंदी पट्टी की पार्टी है, एक गैर बंगाली व्यक्ति को प्रभारी बनाया है। ऐसे में वहां पर जो खून खराबा हो रहा है, जिस तरह से रक्त रंजित वहां की सियासत हो रही है, तो बाहर से आने वाली पार्टी काम करे तो कैसे करे? रंजन साहब, इसी पॉइंट पे मैं आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट में बताना चाह रहा था कि बंगाल में सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट पार्टी 35 साल राज किया, 35 इयर्स, और वो पूरा 35 इयर्स में कांग्रेस और एंटी लेफ्ट पार्टी सारे कंबाइन होके काम किया, और आखिर में 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस उनको निकाल दिया पार्टी से, उसका बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस किया, जो अमित शाह को मालूम नहीं है। उन्होंने कहा आज मीटिंग में कि ममता बनर्जी वो भी कांग्रेस छोड़ के और एक पार्टी तृणमूल में ज्वाइन किया। नहीं, वो कांग्रेस छोड़ा नहीं, कांग्रेस से उसको निकाला गया था, और उसका बाद उन्होंने खुद अपना राजनीतिक पार्टी बनाया था, और वो तृणमूल है। इतिहास को मालूम करना चाहिए, जबकि आपकी पार्टी की सबसे बड़ा लीडर की पता नहीं है बंगाल की इतिहास के बारे में। बहुत लंबा इतिहास नहीं, 1998 बहुत नजदीक किया है, उनको पढ़ना चाहिए, मालूम करना चाहिए। जी, बंगाल का जी रंजन साहब गृह मंत्री है, पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार होता है, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, क्योंकि जानकारी और इंटेलिजेंस सारे इनपुट के साथ ही वो एक ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं जहां पर चुनाव लड़ना एक चुनौती है। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा साहब हैं। इकबाल साहब, इस समय राम जी करेंगे बेड़ा पार, जिस तरह से जय श्री राम के नारे की गूंज, वंदे मातरम, जी हां, महामाया मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, विवेकानंद के घर, रामकृष्ण परमहंस जी के साथ उनके सामने उनकी प्रतिमा के हाथ जोड़कर खड़े रहना, किसान के घर भोजन, खान पान, पूजा पाठ, यही सब आपको लगता है कि आपको जीत के रास्ते पर एक थ्रस्ट देगा? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से हम सभी उनको याद करते हैं। भारत की मर्यादा भगवान राम के नाम से है। दूसरी बात, हमारे पास डेवलपमेंट का रोड मैप है, हमारे पास देश को आगे ले जाने का नियत भी है और नीति भी है। हमारे पास जो अमन कानून को बहाल रखने का हमारे पास हिम्मत है, और हमें पता है क्या क्या करना है। तो अभी तक जो मेरे माननीय दोस्त कह रहे थे कि गांव तक जाना चाहिए, अगर आपने गांव तक हमें जाने भी नहीं दिया तो हम 18 एमपी जीत के आए, और एक एमपी आपका आज छोड़ के हमारे साथ आ गया। तो ये तो हम बंगाल के लोगों के दिलों में हैं, और हर आदमी हमारे लिए वोट करने को तैयार है, क्योंकि वो अमन शांति चाहता है। उसने 40 साल से 45 साल के समय में केवल बदअमनी देखी है। तो इसलिए हम बंगाल का विकास करेंगे, हमारे पास पूरा रोड मैप बना हुआ है, तो देश भी आगे बढ़ेगा। बंगाल भारत का हिस्सा है, ये हमारा जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा बंगाल का होगा, और बंगाल के आदमी ही, वही लोग ही इसको डेवलप करेंगे। जी वही लोग डेवलप करेंगे। अनिर्बान बनर्जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना है, वरिष्ठ प्रवक्ता इकबाल सिंह जी, आपने जो सुना,
आपको नहीं लगता कि इस समय ममता बनर्जी को बेचैनी है? बेचैनी है ममता बनर्जी को। बेचैनी तो तब भी थी जब जय श्री राम का नारा लग रहा था, कार से उतरकर उन्होंने डांटा डपटा था। अनिर्बान बोल दो जय श्री राम, वंदे मातरम। उनको जय बांग्ला। तो उनको बेचैनी तो है, बेचैनी इसलिए है ताकि वो ये बाहर के जो लुटेरे आ रहे हैं उनसे बांग्ला को बचा पाए। बेचैनी है तो इसके लिए है कि मैं इनको जो इकबाल सिंह साहब को मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो 40% वोट आपको 2019 में मिला उसमें 22% लगभग लेफ्ट का वोट था। चाहे को जो भी कारण हो वो गुमराह होकर आपको वोट दे दिए थे, लेकिन अब वो वोट वापस आने वाला है। मैं आपको सीधे तौर पे कह रहा हूँ, लेफ्ट और कांग्रेस का सीट शेयर बीजेपी से ज्यादा होने वाला है इस बार। आप देख लीजिएगा, वो बड़ा बड़ा स्पेक्टेकल करके बहुत बड़ी रैली दिखाना चाहते हैं पर है नहीं। बहुत बड़ा रैली तो लेफ्ट कर रहा था, तृणमूल तो हर रोज करता है। अगर जब वोट में कन्वर्ट होगा आप देख लेंगे किसको कितना सीट। अनिर्बान आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी ने 200 की बात कही तो आप भी डींग हाँकने लगे? अनिर्बान नहीं सर, आज अमित शाह जी ने दिल्ली में भी कहा था कि 45 पार कर देंगे, साथ मिला। तो ये आपके सामने है उदाहरण, मैं कोई दूर की बात नहीं कर रहा। वो उन्होंने कहा था झारखंड में कितने 60-65 जीत लेंगे, क्या हुआ? वो एक के बाद इलेक्शन हार रहे भाई। बिहार में हारते बच गए, एनडीए बिहार में हारते बच गए। 18 लोकसभा सीटें, एक में 6 विधानसभा आती हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ। भाग करिए, और इसके अलावा जो ममता दीदी का एंटी इनकम्बेंसी है वो भी काम करेगा बीजेपी के साथ। अगर एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई है तो वो लेफ्ट कांग्रेस के पास जाने वाला है, आप देख लीजिएगा। आइए अनिर्बान कांग्रेस की बात समझ लेते हैं। प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, देश में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली पार्टी प्रदेश से गायब है और नेता कह रहे हैं बीजेपी के सुनामी आ रही है, कांग्रेस भी खाली हो जाएगी। यानी सब कुछ अधर में। अधीर रंजन क्या करेंगे? देखिए मनीष जी, ये निश्चित रूप से सच है कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है लगातार जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। और इसमें ये राष्ट्रीय स्तर पर है, वैचारिक स्तर पर एक लड़ाई लड़ी गई है। खुद राहुल गांधी जी ने कहा था कि वैचारिक स्तर पर हम लड़ाई हारे हैं और वो हार दिखता है। तो पश्चिम बंगाल में भी जो लड़ाई है वैचारिक स्तर पर है, लेकिन जिस त्रिकोण की बात अनिर्बान भट्टाचार्य जी कर रहे हैं वो त्रिकोण है पश्चिम बंगाल में। ऐसा नहीं है कि आमने सामने की फाइट है और मीडिया जो दिखा रही है, इवेंट मैनेजमेंट जो हो रहा है उसके अनुरूप बस अमित शाह की बीजेपी है और तृणमूल कांग्रेस है, ऐसा नहीं है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। सुनीत जी से एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी सुनीत जी से एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। सुनीत साहब, ये ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में क्या आपको लगता है आपका एंगल कांग्रेस के साथ होगा? देखिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा तो कहना है जनतंत्र के लिए हमारा एंगल होना चाहिए वहां जहां भी जनतंत्र मजबूत होगा। तो ऐसे में ममता दीदी से कोई परहेज तो नहीं है अगर उन्होंने आपकी ओर हाथ बढ़ाया तो? जनतंत्र चाहिए जी। देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं तो राजनैतिक विचार करता हूं। मेरा ये कहना है कि बड़ी अच्छी तरह उन्होंने समझाया अनिर्बान जी ने कि किसान जो इकट्ठा हो गया है ये बीजेपी के खाते से अलग हो गया है, क्योंकि 22 किसान को मार के बीजेपी का होम मिनिस्टर किसान के घर में जाके रोटी खाता है। मैं तो हैरान हूं कि इस तरह की नमक हरामी हो सकती है। सुनीत जी, देश के सवाल में बंगाल को लेकर आज की इस चर्चा और बहस में अब वक्त है जी हां खत्म करने का बहस को। ऐसे में आप लोग सब जुड़े, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, रंजन भट्टाचार्य जी, अनिर्बान बनर्जी, सुनीत चोपड़ा साहब और प्रेम कुमार जी। लेकिन जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, बंगाल में चुनावी पारा गर्म है, बंगाल में चुनावी पारा गर्म है, बगावत अभी और चलेगी। जी हां, राजनीतिक दलों के इस दलदल में कई लोग और उतरेंगे, क्योंकि अभी चुनाव बंगाल में लगातार रोज दिन ब दिन तेज होगा और सरगर्मी बढ़ती जाएगी। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।